कैसी मूवी जो इतनी ब्रूटल है, जिसमें वायलेंस इस कदर भर दिया गया है कि बच्चे क्या जवानों के कलेजे भी फड़कने लगते हैं। इस कदर वायलेंस देखकर आप रणबीर कपूर की मूवी एनिमल तो आप भूल ही जाएंगे। ये मूवी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है, लेकिन इसकी कहानी फिक्शनल है। मूवी का नाम है बस्तर द नक्सल स्टोरी। मूवी के स्टार्ट पे हमें बहुत सारी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जिनमें कई लोगों को नक्सलवादी के ग्रुप नंका ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। कई लोगों को दरख्तों से बांधकर गोलियों से उड़ा देते हैं, कई लोगों का बाजू काट देते हैं, आंखों में गोलियां चला देते हैं, या फिर बड़ी बेरहमी से उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को काट देते हैं। और ये सब कुछ वो सरेआम गांव वालों के सामने करते हैं ताकि उनका खौफ और डर उन सब पर तारी रहे। इसके साथ हम देखते हैं कि कोर्ट में एक केस चल रहा है, जिसमें लायर नीलम कहती है कि इस मुल्क के अंदर जितनी भी आतंकवादी हो रही है, जितने भी फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है, उस सब के पीछे नीरजा का हाथ है। उसने सिर्फ अपने एविडेंस छुपाने के लिए गांव का गांव जला दिया और पूरे जंगल में आग लगा दी। उसकी कस्टडी में कई लोग आए थे जो उसके टॉर्चर करने की वजह से मारे गए थे। यहाँ पर नीरजा का वकील उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन कोर्ट उसे कहते कि आप आराम से चुप करके एक दफ़ा बैठ जाएं। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है जंगल के अंदर, जहाँ पर एक आदमी नक्सलवादियों के ग्रुप नंका के एरिया में भारत का तिरंगा लहरा देता है, तो वो उसे गिरफ्तार करके सजाए मौत सुना देते हैं। उसकी बीवी रत्ना उन सब से बहुत गुजारिश करती है, उनकी मिन्नत समाजत करती है कि आप इसे छोड़ दें, हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। नंका का लीडर कुल्हाड़ा लेकर उसका एक बाजू काट देता है, फिर वही कुल्हाड़ा उसकी गर्दन की एक तरफ मारता है, फिर दूसरी तरफ मारता है, फिर उसी कुल्हाड़े से उसका दूसरा बाजू उसकी टांगें काट देता है और उसकी बॉडी के 32 टुकड़े कर देता है। फिर उसकी बीवी रत्ना से कहते हैं कि इसका खून हमारे शहीदों की कब्र पर जाकर लगा दो। वो उसका खून उनके शहीदों की यादगारों पर लगा देती है। फिर अपने पति की लाश को, जो कि एक बोरी में बंद है, उसे उठाकर अपने घर चली जाती है। नंका ग्रुप के लोग उसके बेटे को भी उठा लेते हैं और उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। वो उस आदमी को सिर्फ इस बात की सजा देते हैं कि उसने उनके एरिया में झंडा लहराया था और उसने उस गांव के अंदर स्कूल खोलने के लिए सरकार को खत लिखा था, गांव वालों की आसानी के लिए एक सड़क बनाने की रिक्वेस्ट की थी। जबकि नंका ग्रुप इस गांव में ना तो कोई स्कूल बनने देता है, ना कोई हॉस्पिटल खोलने देता है, और ना ही गांव के अंदर कोई सड़क बनने देता है। इसके अलावा गांव वालों को साफ पानी की सहूलत से भी महरूम रखा हुआ है। फिर सीन कोर्ट में शिफ्ट होता है कोर्ट के अंदर, जहां पे नीलम वकील मुतालबा करती है कि नीरजा को जल्द से जल्द सस्पेंड कर दिया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर नीरजा जंगल में जाकर डेरे लगा लेती है, जहाँ पुलिस वालों के 66 कैंप होते हैं। वो रोजाना वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं और इन टेररिस्ट के मुख्तलिफ अड्डों पर अटैक करते हैं। उनसे तंग आकर नंका ग्रुप का लीडर अब बदला लेने की ठान लेता है। वो एक ऐसे कैंप पर अटैक करता है जिसके सिपाही बहुत ज़्यादा थके होते हैं। उस कैंप के सिपाही जब 48 घंटे की ड्यूटी करके वापस अपने कैंप में आते हैं, तो ये लोग उन पर अटैक कर देते हैं, उनके कैंप को आग लगा देते हैं, फिर जो कैंप से बाहर निकलता है उन पर गोलियां चला देते हैं। इस तरह कैंप नंबर 27 के सारे सिपाही मारे जाते हैं, जिसकी वजह से ऑफिसर नीरजा के खिलाफ इंक्वायरी बैठ जाती है। यहाँ हम देखते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर भी नंका ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट करने की वजह से उन्हें बहुत सारी फंडिंग आती है और इन लीडर्स को सिर्फ पैसों से गर्ज है, इंसानी जानों की इनके आगे कोई औकात नहीं। फिर नीरजा अपना बदला लेने के लिए उनके लीडर नवीन कुमार को किडनैप कर लेती है। वो एक माजूर औरत को साथ लेकर उसके कैंप पर अटैक करती है और उसकी कनपट्टी पे पिस्टल रख के उसको वहां से ले जाती है। इस बात पे नंका ग्रुप के लीडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लोगों का कत्लेआम करना शुरू कर देता है। उसके हाथ गांव वाला का जो आदमी भी हाथ आता है उसे मार डालता है। इस जंगल के अंदर सैकड़ों गांव हैं, उसे जिस गांव पर भी शक होता है उसके तमाम नौजवानों को पकड़ के उनके हाथ बांध देता है और फिर उन पर गोलियां चला देता है। किसी का कुल्हाड़े से बाजू काट देता है, किसी के खंजर से गर्दन काट देता है और किसी को दरख्तों पर लटका देता है। इस तरह वो कई गाँव के हजारों लोगों को मार डालता है, मगर नीरजा उसके लीडर को नहीं छोड़ती। नीरजा टेररिस्ट के इस ग्रुप के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशन करती रहती है। उधर कोर्ट में दोनों लायर्स के दरमियान आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं। पब्लिक, मीडिया और बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि नक्सलवादी ग्रुप बिल्कुल मासूम है, उसने अगर हथियार उठाया तो सिर्फ नीरजा की वजह से, क्योंकि नीरजा उनके साथ बहुत सारी नाइंसाफियां कर रही है। तब कोर्ट के अंदर नीरजा का वकील शर्मा कोर्ट से कहता है कि मुझे आप एक बात बता दें, इन टेररिस्ट ग्रुप के पास जो इतने खतरनाक वेपन्स आते हैं ये कहां से आते हैं? आज मेरी मुखालिफ वकील और सारा मीडिया ये कह रहा है कि नक्सलवादी ग्रुप मासूम है। वो ग्रुप कैसे मासूम हो सकता है जो इतने सारे मासूमों की जान लेता है और छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता, जो अपने गांव में सड़क नहीं बनने देता, स्कूल नहीं बनने देता, हॉस्पिटल नहीं बनने देता, गांव वालों को साफ पानी की सहूलत भी मुयस्सर नहीं होने देता। वो ग्रुप कैसे मासूम हो सकता है?
शर्मा कोर्ट से डिमांड करता है कि आप इस ग्रुप के खिलाफ फुल एक्शन लेने की इजाज़त दे दें, नहीं तो हमारा इंडिया 36 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इस ग्रुप को मिटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा देश अपने मजबूत कदमों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। और मैं और आप देख रहे हैं कि इस ग्रुप को बचाने के लिए हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर, हमारा मीडिया इस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ पैसों की बुनियाद पर। ये सब लोग उनसे करोड़ों का फंड लेते हैं, इसलिए वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इंक्वायरी टीम जब नीरजा को बुलाती है, वहाँ पर उसके और मिनिस्टर के दरमियान काफ़ी तलख कलामी होती है। वो मिनिस्टर उससे कहता है कि देखो ये तुमने क्या किया, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं तुम्हें सस्पेंड भी कर सकता हूँ। नीरजा उससे कहते हैं कि आप मुझे सस्पेंड करेंगे? तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी वजह से 46 लोग मारे गए। इस पर वो कहते हैं मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से मारे गए। मैंने आपको कॉल की थी कि मुझे इमरजेंसी कुछ सिपाहियों की ज़रूरत है, लेकिन आपने मुझे बैकअप के लिए किसी सिपाही को नहीं भेजा। मैंने होम मिनिस्टर को कॉल करके उसके आगे भी गिड़गिड़ाई थी, लेकिन उसने भी मेरी एक नहीं सुनी। अब आप सारा इल्ज़ाम मुझ पर दे रहे हैं। इन दोनों के दरमियान गर्मा गर्म बहस होती है, मगर ये मिनिस्टर उसे मजीद फोर्स देने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। फिर नीरजा जंगल में बहुत बड़ा ऑपरेशन करती है और उन तमाम टेररिस्ट को अपने घेरे में ले लेती है। तब तक नंका ग्रुप के लीडर को पता चल जाता है और वो वहां से भागने का प्लान बना लेता है, मगर जाते जाते अपने पीछे 2 खतरनाक लीडर्स को अपनी सारी कमांड दे देता है, जो मुख्तलिफ गाँव पर अटैक करते हैं। उनके हाथ जो भी आते हैं उसे जला देते हैं, हत्ता कि एक पूरे गाँव को आग लगा के एक छोटी सी बच्ची को उसमें झोंक देते हैं। जूनियर लीडर भी अपने मेन लीडर की तरह जिस भी शख्स को पकड़ते हैं उसे मार डालते हैं। वो भी नौजवानों, बूढ़ों, औरतों को पकड़ के बांध के उन्हीं गोलियों से भून डालते हैं। तब ऑपरेशन करते हुए नीरजा भी उनके अड्डों पर पहुंच जाती है, मगर जब वो वहां पर पहुंचती है तो उसे वहां पर कोई सिपाही भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि सारे टेररिस्ट छुप गए थे। वो छुपकर उन पर अटैक करना चाह रहे थे और वो अपने अटैक में कामयाब हो जाते हैं। वो जैसे ही अचानक हमला करते हैं तो बहुत सारे सिपाही संभल ही नहीं पाते और मारे जाते हैं, और एक गोली नीरजा के पेट में भी लगती है, जिससे उसके बच्चे की डेथ भी हो जाती है और वो शदीद जख्मी हो जाती है। रत्ना उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पे एक और लीडर कर्मा आता है। वो उससे कहता है कि मैं तो उस गांव में जा रहा हूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। मैं उन तमाम गांव में जाकर सबको इकट्ठा करूंगा इन तमाम टेररिस्ट से लड़ने के लिए। कर्मा एक ओपोजिशन लीडर है। जब वो जा रहा होता है तो जंगल में उसे टेररिस्ट के ग्रुप घेरे में ले लेता है और उनकी सब गाड़ियों पर बहुत सारी गोलियां चलाता है। फिर नंका ग्रुप की लीडर कर्मा को निकाल के उसे गोलियों से छलनी कर देती है। इसके बाद उनकी सब गाड़ियों को ब्लास्ट कर दिया जाता है। उधर नीरजा की जुडिशियल इंक्वायरी लग जाती है। जख्मी होने की वजह से अब उसका जंगल में आना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन रत्ना, जिसका बेटा अब नक्सलवादी ग्रुप के लिए काम करता है, वो अकेली छुप छुपा कर इस टेररिस्ट ग्रुप पे अटैक कर देती है और फिर उसका सामना होता है अपने बेटे से, जो उस पर अपनी बंदूक तान लेता है। तब रत्ना अपनी बंदूक रख देती है और अपने बेटे से एक मुतालबा करती है, या तो मुझे मार डालो या फिर मेरे साथ वापस गाँव चलो, तुम्हारी छोटी बहन रमना तुम्हारा वेट कर रही है। तब यहाँ पर उसके बेटे को भी एहसास होता है और वो अपनी माँ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं तो टेररिस्ट ग्रुप की लीडर उन्हें देख लेते और उन पर गोलियां चला देती है, मगर रत्ना उनके वार से बचकर जब उन पर अटैक करती है तो टेररिस्ट ग्रुप की लीडर मारी जाती है। इस तरह टेररिस्ट ग्रुप जो है वो अपने लीडर से महरूम हो जाता है और बाकी सब टेररिस्ट इधर उधर भाग जाते हैं। उनका मेन लीडर जंगल से भागकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर हेलीकॉप्टर ने आना होता है। वहां पहुंचकर बहुत खुश होता है, मगर जब वो हेलीकॉप्टर को देखता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर उसकी हेल्प करने नहीं बल्कि वो हेलीकॉप्टर तो उसकी निगरानी करने आया था। वो मिलिट्री का हेलीकॉप्टर होता है। वो हेलीकॉप्टर देखने के बाद जब पीछे की तरफ भागने लगता है तो वहां पर रत्ना गाँव के बहुत सारे लोगों के साथ खड़ी होती है। वो उस पर गोली चलाकर उसके दोनों साथियों को मार देते हैं। गोली लगने की वजह से वो भी घुटनों के बल गिर जाता है। फिर रत्ना उससे कहती है कि तुम्हें बहुत शौक है ना मजबूरों और लाचारों की चीखें सुनने का, चलो फिर आज अपनी चीखें सुनो। इसके बाद वो अपने साथ लाए गए वेपन से उस पर कई वार करती है और उसका गला ही काट देती है। फिर नीरजा को कॉल जाती है, जो जुडिशियल इंक्वायरी भुगत रही होती है। उसे बताया जाता है कि उनका मेन लीडर भी मारा गया है। इस पे मुस्कुराती है और जुडिशियल इंक्वायरी से कहती है कि आप जिसको बचाने आया ना, मुबारक वो मारा जा चुका है, अब तुमने मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लो। बाद में कोर्ट भी नीरजा के मौक़िफ़ को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे मजीद फोर्स देकर जंगल के अंदर जितने भी टेररिस्ट हैं उनको ख़त्म करने का हुक्म देती है। 2010 से लेकर 2023 के दरमियान 70% नक्सलवादी ग्रुप के टेररिस्ट को मार दिया जाता है। इसके बाद इस जंगल में कई स्कूल खोल दिए जाते हैं, हॉस्पिटल भी ओपन हो जाते हैं, गाँव को शहर से जोड़ने के लिए कई सड़कें भी बना दी जाती हैं और ये गाँव जो एक अरसा दराज से गंदा पानी पी रहा है तो उसे साफ़ पानी की सहूलत भी मुहैया कर दी जाती है। यहाँ पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा।